हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें एक नए प्रैक्टिस में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया उसमें कहा गया है कि हिंदी की बोलियों में उच्चारण के द्वैत है। यह कुछ नया प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि उच्चारण के द्वैत यानी बोले जाने वाले जो द्वैत है उच्चारण करने में, तो कौन कौन शामिल है इसमें। ऑप्शन दिएगी न और व और ब, य और ज, स और स, जो तीनों स है। तो उच्चारण में द्वैत में शामिल कौन है। तो हिंदी की बोलियों में उच्चारण के द्वैत में जो शामिल है यह सभी का उच्चारण लगभग एक जैसा। तो यह उपर्युक्त सभी जो हैं यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कुछ विशेष व्यंजनों में हिंदी उपभाषा की प्रायः सभी बोली में उच्चारणों के द्वैत पाए जाते हैं। तो ये सभी जो द्वैत पाए जाते हैं सभी बोलियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ उसी तरह का है। देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको कथन दिए गए कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण प्रक्रिया से संस्कृत के जटिल शब्दों का तद्भवीकरण किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि यह प्रवृत्ति हिंदी की सभी बोलियों में समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि उपर्युक्त में से कथन सत्य कौन सा है। तो देखिए, क्षतिपूरक दीर्घीकरण प्रक्रिया से संस्कृत के जटिल शब्दों का तद्भवीकरण किया जाता है, यह बात तो सही है, लेकिन यह प्रवृत्ति हिंदी की सभी बोलियों में समान नहीं पाई जाती, यह गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, यानी केवल 1 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिया गया है कि हिंदी की सभी बोलियों में एक वचन सर्वनाम में ह तत्व समान रूप से प्रयोग नहीं होता है। दूसरा दिया गया कि उत्तम पुरुष बहुवचन में सभी बोलियों में ह तत्व समान रूप से प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यह बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो है वह असत्य है, बाकी दूसरा सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल 2 है वह सत्य है। यानी यह बात सही है कि उत्तम पुरुष बहुवचन में सभी बोलियों में ह तत्व समान रूप से प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। इस पे भी कथनों पर विचार करने हैं आप, और आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कर्ता कारक हेतु हिंदी की किसी भी बोली में किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। दूसरा दिया है कि अपवाद स्वरूप भूतकालीन सकर्मक क्रिया में ने या नए परसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कर्ता कारक हेतु हिंदी की किसी भी बोली में किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यह सही है। अपवाद स्वरूप भूतकालीन सकर्मक क्रिया में ने या नए का प्रयोग होता है। तो यह दोनों बात ही सही है। ठीक है, चलिए यह दोनों बात सही है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिएगा कि उपर्युक्त में से सत्य कथन कौन है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया कि कारक व अपादान कारकों में सतत्व की प्रधानता सभी हिंदी बोलियों में होती है। इस हेतु अधिकरण कारक में अथवा प यानी में अथवा प तत्व पर की प्रधानता होती है। इसमें कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हिंदी की प्रायः सभी बोलियों में करण तथा अपदान कारकों में सतत्व की प्रधानता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार अधिकरण कारक में म तथा प तत्व की प्रधानता भी सभी बोलियों में समान स्तर पे दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन सही होंगे यानी दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और 2 दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ उसी तरह का है। यहाँ पे कथनों पे विचार करने हैं और आपको दिए गए हैं ऑप्शन कि प्रकृतिवादी या समाजवादी उपन्यास का विषय भी समाज है, परंतु वे समाज की समस्याओं का हल मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टि से करते हैं।
दूसरा ऑप्शन दिए गए हैं कि अमृत राय ने नागफनी का देश नामक उपन्यास लिखा है। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रगतिवादी समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा स्थापित करते हैं। यहाँ भी उपन्यासों का विषय समाज है, और परंतु ये समाज के समस्याओं का हल मार्क्सवादी और समाजवादी दृष्टि से करते हैं। तो यह भी कथन सत्य है, और अमृत राय का लिखा गया उपन्यास है नागफनी का देश। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पे कथन जो ए और 2, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रचना और लेखक के नाम दिए गए हैं। पहले उपन्यास के नाम है कि दादा कामरेड, बोलगा से गंगा, घरौदा। तो पहला यह जो दादा कामरेड है यह यशपाल की रचना है, और बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन का, घरौदा रांगे राघव का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे प्रश्नों के विचार से आप देखेंगे तो यह बोलगा से गंगा यानी दूसरा ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, यानी केवल 2 सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान भी रखना है, सभी रचनाओं को याद भी करना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दादा कामरेड यशपाल की रचना है, बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन के हैं, और घरौदा रांगेव राघव का है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा। प्रश्न जो पूछा है उसके अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो उपन्यास और आपको लेखक के नाम दिए गए उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो आपको दिख रहा है कि गंगा मैया दिया गया कि भैरव प्रसाद गुप्त का। ठीक है, बीज दिया गया यशपाल का, और झूठा सच दिया गया अमृत राय का। तो यहाँ पे गंगा मैया, यहाँ पे भैरव प्रसाद गुप्त, तो केवल पहला ऑप्शन ही सुमेलित है। वैसे आप देखेंगे उपन्यासों को अगर याद करने के लिए तो बीज किसका है, अमृत राय का, और झूठा सच यशपाल का है। तो आप दोनों तरह से प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करिएगा, याद रखने का प्रयत्न करिएगा। चलिए यहाँ पे वैसे जो ऑप्शन 1 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करने हैं। इसी तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा ही बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आंचलिक उपन्यासकारों की शुरुआत बलचनमा उपन्यास से हुई, यह पहला कथन दिया गया है। आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल क्षेत्र विशेष की संस्कृति को उसके सजीव वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। देखिए, आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत जो माना गया है वह फणीश्वरनाथ रेणु के महिला आंचल से हुआ है, तो इसलिए यह पहला ऑप्शन तो गलत है। लेकिन दूसरा ऑप्शन सही है कि आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल क्षेत्र विशेष की संस्कृति को उसके सजीव वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे फिर से उसी तरह के प्रश्न हैं, आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है उपन्यास और लेखक। तो पार्टी कामरेड दादा कामरेड यह सभी यशपाल का है। परती परिकथा आप सभी जानते होंगे, यह रेणु की रचना है। कब तक पुकारू रांगे राघव, और बलचनमा नागार्जुन का। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है? अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे भी आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सागर दिया गया है, पानी के प्राचीर और बहती गंगा। तो सागर किसकी रचना है? सागर जो है वह उदय शंकर भट्ट की है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का, बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र का। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा, यह सही क्रम है और सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का मानना है कि यथार्थ सतह पर नहीं, मनुष्य के अवचेतन में होता है। दूसरा कथन है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार फ्रायड, यूंग और एडलट से प्रभावित थे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं।
तो देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का आरंभ इस विचार के आधार पे हुआ है, ठीक है, कि यह यथार्थ सतह पर नहीं मनुष्य के अवचेतन मन में होता है। तो यह दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, ए और 2, यह दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। लहरें और मनुष्य यह पूछा गया है। तो लहरें और मनुष्य किसका है? उदय शंकर भट्ट का। और यहाँ पे देखिए लहरें और मनुष्य के सामने अमृत राय दिया है, तो यह सही होगा नहीं। आधा गांव राही मासूम रजा का है, यह सही है। मसाल जो किसका है? वह भैरव प्रसाद गुप्त का। तो यानी दूसरा और तीसरा यानी सी ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आपको ध्यान देना है कि परख जो उपन्यास है वह किस पर लिखा गया है। तो परख जो उपन्यास है वह विधवा नारी के जीवन पर लिखा गया है, ठीक है। त्यागपत्र क्या है? वह पाप पुण्य की समस्या पे है। घृणामयी है प्रेम की विफलता से उत्पन्न कुंठा। तो यहाँ पे केवल यह सही होगा ऑप्शन के रूप में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि परख में जो इसकी विषय है वह परख में है विधवा नारी का जीवन, और त्यागपत्र में है पाप पुण्य की मीमांसा। यह सही रूप है, ठीक है। चलिए अब फिर से समझिएगा। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में नारी पुरुष के प्रेम संबंधों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर उकेरा है। दूसरा ऑप्शन दिए गए। इलाचंद जोशी ने व्यक्ति की दमित वासनाओं कुंठाओं का चित्रण किया है। तो इसमें बताना है कि और कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो सही रूप हो जाएगा वह 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर जो सी यह सही हो जाएगा। चलिए फिर से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सुनीता यहाँ पे दिया गया है सन्यासी और पर्दे की रानी। तो सुनीता उपन्यास जो है वह किसका है? सुनीता उपन्यास है कामकाजी महिला की समस्या पर, तो यह सही है। सन्यासी किस पर है? कामकुंठा पर। और पर्दे की रानी किस पर है? अवचेतन मन पे, ठीक है। और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अपने अपने अजनबी, तो यह मृत्यु बोध पर है, ठीक है। तो यानी पहला और दूसरा यहाँ पे सही था। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। परख के लेखक बताने और त्यागपत्र और घृणामय के। तो परख के कौन हैं? जैनेन्द्र हैं। त्यागपत्र के कौन हैं? त्यागपत्र के भी जैनेन्द्र हैं। घृणामय के इलाचंद जोशी हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है,